नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और स्वागत है आपका हमारे चैनल में नॉलेज में। तो ये वेपर पावर साइकिल की 5वीं वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्चुअल वेपर पावर साइकिल की। जैसे कि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो जो मेरा वेपर पावर साइकिल अगर रियल रहता सारा प्रोसेस, जैसे मेरा ये वेपर पावर साइकिल है, अगर इसका सारा प्रोसेस रियल हो रहा है, रिवर्सिबल हो रहा है, अगर रियल बोल रहे थे, आइडियल होगा। जैसे मान लीजिए मेरा बॉयलर है, अगर मेरा बॉयलर आइडियली वर्क करेगा तब हम रेंकाइन साइकिल ड्रॉ कर रहे थे। टरबाइन मेरा आइडियली वर्क करेगा, कंप्रेसर मेरा आइडियली वर्क करेगा और पंप मेरा आइडियली वर्क करेगा। आइडियली वर्क करने का मतलब क्या है, मैंने पहली वीडियो में बताया, लेकिन फिर से बताता हूँ। देखिए, बॉयलर अगर आइडियल वर्क करेगा, रिवर्सिबल वर्क करेगा, मतलब क्या होगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे इस पे आप हीट ऐड करेंगे। कांस्टेंट प्रेशर पे देखिए, तभी आप रेंकाइन साइकिल ड्रॉ कर सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड करेंगे, यानी कि आपका जो बॉयलर है वो आइडियल केस आप मान के चल रहे हैं। टरबाइन के केस में आप आइडियल कब बोलेंगे, जब मेरा टरबाइन जो है वो एडियाबेटिक हो। पहला केस क्या होगा, एडियाबेटिक हो टरबाइन, और दूसरा रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल होगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू 0, आइसेंट्रोपिक हो जाएगा। यानी टरबाइन जो मेरा है वो एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन टरबाइन में होना चाहिए। देखिए, ये एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एकदम सीधा लाइन आएगा, क्योंकि डेल्टा एस इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए, जो एंट्रोपी 1 पे वो एंट्रोपी 2 पे रहेगी। तो देखिए, तीसरा प्रोसेस क्या है मेरा, कंप्रेसर का प्रोसेस, सॉरी यहाँ पे कंडेंसर होगा, कंडेंसर का प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस कंडेंसर का प्रोसेस में आइडियल केस में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिएक्शन होना चाहिए और कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो देखिए, ये कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हीट रिजेक्ट होगा तो मेरा आइडियल वर्क करेगा। ऐसे कंडेंसर का प्रोसेस हमेशा आइडियल ही माना जाता है, क्योंकि देखिए कंडेंसर में क्या हो रहा है, आपका फेज चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज प्रोसेस हमेशा कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है। और चौथा आता है मेरा फीड पंप। फीड पंप को हम कब कहेंगे कि रिवर्सिबल वर्क कर रहा है, तो देखिए, जब हम इसको रेंकाइन साइकिल ड्रॉ करते हैं तो क्या लिखते हैं कि एडियाबेटिक होना चाहिए और डेल्टा एस इक्वल टू 0 होना चाहिए फीड पंप। तो एडियाबेटिक हो गया आपका, आप हीट लॉस नहीं होने दे रहे हो फीड पंप से, और इसको आप डेल्टा एस इक्वल टू 0 रिवर्सिबल यानी फ्रिक्शनलेस बना रहे हो। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी किसी भी चीज में कब आती है, जब मेरा फ्रिक्शन आता है। जब मेरा फ्रिक्शन अगर आ जाएगा, जैसे टरबाइन के केस में रिवर्सिबल डेल्टा एस इक्वल टू 0 तभी होगा जब मेरा फ्रिक्शन लेस हम बनाए टरबाइन को। तो पंप के केस में भी वही सेम केस, ड्यू टू फ्रिक्शन मेरा इरिवर्सिबिलिटी आ जाता है किसी भी चीज में। बॉयलर के भी केस में वही होगा, हम एडियाबेटिक किसी भी चीज को बना सकते हैं बट रिवर्सिबल बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन पिक्चर में आ ही जाता है। तो देखिए, फ्रिक्शन आ गया मेरा, अगर स्टीम पावर प्लांट जानते हैं, बॉयलर में भी फ्रिक्शन होगा, टरबाइन में भी फ्रिक्शन होगा। कंडेंसर को हम आइडियल ही मान के चलते हैं, बताएंगे क्यों। और फीड पंप, इस 3 चीजों में फ्रिक्शन का रोल बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इस कारण से मेरा जो एक्चुअल वेपर पावर साइकिल का डायग्राम है, ये तो आइडियल के केस में होगा तब रेंकाइन साइकिल बनता है। तो मेरा डायग्राम कैसा बनेगा एक्चुअल वेपर पावर साइकिल का, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला केस लेते हैं टरबाइन का। तो देखिए, टरबाइन को हम क्या मान के चले हैं आइडियल केस में हम माने हैं कि एडियाबेटिक होना चाहिए, एडियाबेटिक हो गया एडियाबेटिक। और दूसरा क्या माने हैं कि फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होगा तभी ये डेल्टा एस इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, अगर फ्रिक्शन आ गया तो क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगा जाएगा, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्यों डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ड्यू टू एंट्रोपी प्रिंसिपल। कभी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स हमेशा 0 होगा। तो जब भी फ्रिक्शन आएगा, जब भी टरबाइन में फ्रिक्शन आ जाएगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो देखिए, अब ध्यान समझिएगा, अगर हम टरबाइन में मेरा 2 केस में से आइडियल बिहेवियर से भटक सकता है मेरा टरबाइन। पहला केस क्या था, पहला केस अगर हम एडियाबेटिक नहीं रखे तो, और दूसरा फ्रिक्शन नहीं रखे तो, फ्रिक्शन रख दे तो देखिए, एडियाबेटिक हम बनाते हैं सारा ऑलवेज, जितने भी स्टीम पावर प्लांट के टरबाइन होते हैं उनको हम एडियाबेटिक बना सकते हैं। एडियाबेटिक का मतलब हीट लॉस नहीं करवा सकते, नेग्लेजिबल हीट लॉस होगा, मतलब हीट लॉस को हम रोक सकते हैं फिर भी टरबाइन के केस में, लेकिन फ्रिक्शन को नहीं हटा सकते हैं। तो देखिए, फ्रिक्शन आएगा तो क्या, अभी हम क्या बोले, फ्रिक्शन आएगा तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, ये जो 1 से 2 लाइन आया है, अगर मेरा एक्चुअल वेपर पावर साइकिल में होगा तो कैसा डायग्राम आ जाएगा। ये कुछ प्रोसेस जो है मैं रेड डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 यानी एंट्रोपी जो है ये मेरा इंक्रीज हो जाएगा, ये मेरा एंट्रोपी जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। इसको मैं इस चीज दिखाता हूँ, डेल्टा देखिए, ये मेरा एंट्रोपी, इसको डॉटेड लाइन से दिखाना है, क्योंकि ये जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस कभी भी आप डार्क लाइन से नहीं दिखा सकते, हमेशा उसको डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि पाथ कहाँ पे आने वाला है, इसलिए डॉटेड लाइन से आप पता नहीं कर सकते कि यहीं पे पाथ आएगा, हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए, इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है।
लेकिन देखिए एक चीज तो फिक्स हो गया कि देखिए यहाँ पे 0.2 था जब मेरा रिवर्सिबल था, जब मेरा रिवर्सिबल एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक था, यानी रिवर्सिबली वर्क कर रहा था तो आइडियल। लेकिन जब मेरा आइडियल नहीं है, फ्रिक्शन आ गया, तो मेरा जो 2 डैश पॉइंट आएगा ये हमेशा 2 से ज़्यादा होगा अगर टरबाइन एडियाबेटिक है तो। अगर टरबाइन एडियाबेटिक नहीं होगा तब दूसरा केस आ जाएगा। टरबाइन अगर एडियाबेटिक नहीं रहा तो, टरबाइन अगर एडियाबेटिक नहीं रहा तो क्या होगा? ऐसे टरबाइन एडियाबेटिक होता है स्टीम पावर प्लांट का, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि अगर आप टरबाइन को एडियाबेटिक नहीं बना पाए तो फिर क्या होगा। अगर आपने टरबाइन को एडियाबेटिक नहीं बनाया तो देखिए, टरबाइन को एडियाबेटिक नहीं बनाया तो हीट लॉस होगा, आपका हीट लॉस होगा। यहाँ से मान लीजिए हीट लॉस हो रहा है QT टरबाइन से, तो क्या होगा? हीट लॉस, किसी भी बॉडी से आप हीट को लॉस करवाइए तो उसका क्या होता है? इंट्रोपी डिक्रीज कर जाता है, तो इंट्रोपी डेल्टा एस जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें देखिए फ्रिक्शन है, उसके कारण इंट्रोपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है फ्रिक्शन के कारण, और इंट्रोपी जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है हीट लॉस के कारण। अब देखिए अगर हीट लॉस वाला, हीट लॉस जो यहाँ से, अगर मेरा हीट लॉस के कारण जो इंट्रोपी लॉस हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, हीट लॉस के कारण इंट्रोपी ज्यादा लॉस हो जाए इंट्रोपी, और मेरा थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है फ्रिक्शन के कारण, तो ये लाइन जो है ये 1-2 की जगह पे इधर शिफ्ट हो जाएगी। देखिए क्योंकि इंट्रोपी जो है वो मेरा ज्यादा लॉस कर जा रहा है, ये लाइन जो है ये मेरा 2 से इधर आ जाएगी, 2 डबल डैश अगर हम इसको दिखाते हैं तो 2 से इधर आ जाएगी। फिर से समझिए, अगर मेरा जो डेल्टा एस है जो हीट लॉस कर रहा है, हीट लॉस के कारण क्या होता है? डेल्टा एस घटता है इंट्रोपी सिस्टम का, टरबाइन का, जो स्टीम का इंट्रोपी वो घट जाएगा। तो अगर स्टीम का इंट्रोपी घट रहा है लेकिन साथ ही साथ फ्रिक्शन के कारण बढ़ भी रहा है, फ्रिक्शन इसमें है, तो अगर ये ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, देखिए डेल्टा एस ड्यू टू टरबाइन का हीट लॉस के कारण, डेल्टा एस ड्यू टू हीट लॉस, अगर इसको लिखे तो हीट लॉस ज़्यादा हो रहा है, डेल्टा एस ड्यू टू फ्रिक्शन अगर ये ज़्यादा हो रहा है, हीट लॉस के कारण ज़्यादा मतलब आपका डिक्रीज हो जा रहा है और ये थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसका नेट जो होगा वो इधर आ जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये केस नहीं होता, टरबाइन को हम एडियाबेटिक बनाते हैं और हमेशा मेरा जो है वो मतलब कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हम ये 2 डबल डैश को उधर ही दिखाते हैं, इसलिए इसको हटा देना है, बस ऐसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए था। अब आते हैं हम कंडेंसर के प्रोसेस पे। तो देखिए कंडेंसर में क्या होता है? कंडेंसर में होता है फेज चेंज प्रोसेस। तो देखिए फेज चेंज जब भी प्रोसेस होता है तो वो कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू हम कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को रखते हैं हमेशा कांस्टेंट और टेम्परेचर भी रहता है कांस्टेंट। कैसे फेज चेंज में? मतलब क्या हुआ? स्टीम जो है यहाँ पर देखिए, स्टीम जो है मेरा वाटर में चेंज हो रहा है, तो जब भी फेज चेंज होता है तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रहता है। तो ये हम मतलब कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी ऑलमोस्ट इसमें जो है इरर नहीं आता है, ऑलमोस्ट ये प्रोसेस जो है वो ठीक ठाक ही काम करता है आपके स्टीम पावर प्लांट में, और रैंकाइन साइकिल का जैसा आइडियल लेके चले वैसा ही काम करता है। जो थर्ड प्रोसेस है जो पंप का, देखिए पंप के केस में सेम टू सेम केस होगा टरबाइन का केस होगा, याद रखिएगा। पंप के केस में सेम टू सेम केस क्या होगा? टरबाइन का होगा। ये भी देखिए एडियाबेटिक होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए, यानी कि डेल्टा एस इक्वल टू 0। इसमें भी जो है इंट्रोपी इंक्रीज कर जाता है इसमें, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन, आप एडियाबेटिक बना दोगे पंप को, लेकिन आप इरिवर्सिबल फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? जो वाटर निकल रहा है उसका इंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए ये पहले यहाँ तक जा रहा था, लेकिन अब क्या हो जाएगा? इसको ज्यादा इंट्रोपी हो जाएगा। यहाँ से अगर पॉइंट को करे तो अभी मैं एचएस भी प्लॉट करूंगा, इसका एचएस पे भी प्लॉट करूंगा, टीएस पे भी बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से इसका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब उसके बाद चौथा प्रोसेस आता है बॉयलर का। तो बॉयलर से देखिए, बॉयलर का क्या है काम? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड करना, ठीक है ना। तो अब क्या है मेरा, अगर इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा, तो मेरा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। वो मेरा प्रेशर जो है, मान लीजिए ये मेरा प्रेशर था, तो यहाँ से प्रेशर जो है वो घट जाएगा, और घट के ऐसा कुछ प्रेशर लाइन, देखिए इसमें कांस्टेंट प्रेशर लाइन टीएस प्लॉट में, यहाँ देखिएगा ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा होता है मेरा टीएस प्लॉट में, ये ऐसे जाता है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ऐसे जाता है कांस्टेंट प्रेशर लाइन। मान लीजिए हम 2 प्रेशर लाइन, ये P1 है, ये P2 है। पहले मेरा यहाँ पे था, आने वाला था, हम अगर आइडियल लेके चले थे तो मेरा यहाँ पे था पॉइंट, देखिए यहाँ पे था, लेकिन इसके कारण क्या हुआ? घट गया, और फ्रिक्शन के कारण घट गया, और हीट लॉस भी हो गया आपका। बॉयलर के केस में थोड़ा सा हीट लॉस भी कर गया, तो आपका पॉइंट जो है यहाँ पे आ गया, यानी कि आप पहले आप एज्यूम करके चले थे कि 1 यहाँ पे आ रहा है, तो जो मेरा प्रेशर यहाँ पे आने वाला था अगर हम हीट कर रहे थे तो बॉयलर से, वो मेरा घट के यहाँ पे आ जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर भी घट जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ आ जाएगा मेरा जो प्रोसेस होगा, जो मतलब जो इरिवर्सिबिलिटी आई फ्रिक्शन और आपका हीट लॉस के कारण। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया कांस्टेंट प्रेशर में, फिर हीट लॉस हुआ, यहाँ पे आ गया। तो ये सारी चीज़ें होती है चारों केस में, बॉयलर, टरबाइन, फीड पंप
और कंडेंसर के केस में अगर इरिवर्सिबिलिटी आती है तो। अब आइए देखते हैं कि कितना वर्क घटेगा, कितना क्या होगा। अच्छा, एक चीज़, अगर इसको एचएस प्लॉट में प्लॉट करें, जब मेरा इंट्रॉपी घट रहा था तो इंट्रॉपी बढ़ रहा था, तो देखिएगा क्या होगा। तो देखिए, अगर हम इस स्टीम पावर प्लांट को एचएस में प्लॉट करते हैं तो कैसा आता है आपका कुछ आता है। मान लीजिए प्रेशर P2 था, प्रेशर P1 और प्रेशर P2, दो प्रेशर लाइन ले लिए। दो पहले हम बता चुके कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है, फर्स्ट वाला लेक्चर में देख लीजिएगा। ये आता है आपका कांस्टेंट इंट्रॉपी पे एक्सपेंशन 1 से 2, ठीक है। अभी हम टरबाइन के केस को ही लेके चल रहे हैं। जब मेरा एक्सपेंशन हो रहा है तो एचएस में क्या चेंजेस आएगा, मतलब इंथैल्पी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देखिए इस वाले डायग्राम में आप बता नहीं सकते। इंट्रॉपी आप बता दिए कि इंट्रॉपी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन इंथैल्पी का क्या होगा, क्योंकि आपको वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होगा, वर्क डन बाय टरबाइन का एक्सप्रेशन क्या होगा। वर्क डन बाय टरबाइन का एक्सप्रेशन अगर हम निकाले तो आपको क्या बताए थे कि H1 माइनस H2 वर्क डन बाय टरबाइन। तो देखिए H1 माइनस H2, तो देखिए H1 तो मेरा कांस्टेंट है, लेकिन H2 जो है वो वेरी कर जा रहा है, वो यहाँ आ जा रहा है। तो इंट्रॉपी ना वेरी कर रहा है, तो इंथैल्पी में कितना वेरी आएगा वो देखने के लिए, क्योंकि अगर H2 वेरी करेगा तो समझ जाइए वर्क डन बाय टरबाइन भी वेरी कर जाएगा। एक्चुअल वेपर पावर साइकिल में हम आइडियली जितना मान के चल रहे हैं उतना नहीं मिलेगा आपको वर्क, तो उसी को देखते हैं। तो देखिए एचएस प्लॉट में हम इंथैल्पी को पता करने के लिए H2 का क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर हम पॉइंट 1 से 2 पर एक्सपेंशन सीधा करवाए थे, एडियाबेटिक एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिक, तो मेरा कुछ इस तरह लाइन आया था। अब इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगा तो क्या होगा, एस इंक्रीज कर रहा है जैसे इसमें, वैसे इसी में भी इंक्रीज करेगा। देखिए इस वाली लाइन में भी इंक्रीज किया, यहाँ पे आया। देखिए पहले यहाँ पे H2 था और ये देखिए H2 डैश, ये देखिए ये इंक्रीज कर गया ना, ये H वाला लाइन है, देखिए यहाँ पे H है, ये इंथैल्पी, ठीक है ना, इंथैल्पी। ये देखिए 2 डैश जो है वो 2 से बड़ा है, देखिए 2 से बड़ा है 2 डैश। तो क्या हुआ मेरा, अब नया जो वर्क डन इन एक्चुअल केस, अगर इसको एक्चुअल केस लिखें तो क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2 डैश। अब देखिए H2 डैश जो है वो बड़ा है H2 से, तो मेरा वर्क डन इन आइडियल केस क्या आएगा, छोटा आएगा वर्क डन इन आइडियल केस। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे देखिए वर्क डन बाय टरबाइन इन आइडियल केस, आइडियल लेस देन हो जाएगा वर्क डन इन टरबाइन इन एक्चुअल केस, वर्क एक्चुअल केस के, सॉरी हम बोल दिए थे एक्चुअल केस में। देखिए ये 2 बढ़ा तो क्या होगा, वर्क डन एक्चुअल केस जो है वो घट जाएगा। देखिए 2 H2, देखिए यहाँ पे H2 डैश जो है वो बढ़ गया, H2 से ज़्यादा है, तो क्या होगा, वर्क डन इन एक्चुअल केस जो होगा वो कम आ जाएगा आइडियल केस से, आइडियल वाला ज़्यादा बड़ा होगा। यानी आप मान के चले थे, मान लीजिए आपको कि 100,000 किलो जूल आपको वर्क मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा कितना, उससे कम मिलेगा आइडियल के केस में, ड्यू टू फ्रिक्शन आपको 990 या 950 या फिर 900 ही के आसपास मिले, तो आपका वर्क का लॉस हो गया ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण। तो एक्चुअल वेपर पावर साइकिल में क्या होता है, वर्क डन बाय टरबाइन जो होगा वो एक्चुअल वो हमेशा कम आएगा जो आप रियल लेके चले हैं। तो देखिए इसी से आप एफिशिएंसी भी टरबाइन का आप देख सकते हैं कि एफिशिएंसी क्या होगा टरबाइन का। तो देखिए ईटा आइसेंट्रोपिक इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इस ईटा आइसेंट्रोपिक इक्वल टू, अब देखिए जो चीज़ बड़ा है वर्क डन बाय टरबाइन और आइडियल, और जो एक्चुअल में से जो बड़ा है उसको नीचे रखना है और जो छोटा है उसको ऊपर रखना है, तभी आप एफिशिएंसी ना डिफाइन कर पाओगे। क्योंकि जो क्वांटिटी बड़ा होता है, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो जो क्वांटिटी बड़ा रहता है उसको आप नीचे रखोगे और जो क्वांटिटी छोटा रहेगा उसको आप ऊपर रखोगे। तो देखिए वर्क डन बाय टरबाइन इन एक्चुअल केस जो है वो आपका कम आया है, वर्क डन बाय टरबाइन इन एक्चुअल तो ऊपर रख दिए, और वर्क डन बाय आइडियल, वर्क डन इन आइडियल केस ये आपका आ गया इफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। अगर देखिए ये आइडियल के बराबर होगा, जितना ज़्यादा आप एक्चुअल को मतलब बढ़ाते जाओगे, एक्चुअल वर्क को कब बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा आप फ्रिक्शन कम करते जाओगे, जितना ज़्यादा आप फ्रिक्शन कम करते गए उतना ज़्यादा मेरा एफिशिएंसी बढ़ते जाएगा। क्योंकि देखिए आइडियल तो फिक्स रहेगा, आइडियल तो जितना आप लेके चले उतना ही रहने वाला है, लेकिन जितना ज़्यादा एक्चुअल आप अगर मतलब कम, जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे एक्चुअल को, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन को कम करोगे उतना ज़्यादा मेरा जो है आइसेंट्रोपिक का एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन बढ़ते जाएगा। तो इसी तरह से हम टरबाइन की एफिशिएंसी को निकालते हैं। उसके बाद से आते हैं, कंडेंसर तो हो चुका है, अब फीड पंप का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो सेम केस है फीड पंप के केस में भी। फीड पंप का प्रोसेस क्या है, फीड पंप में देखिए ये फीड पंप जो है ये हम यहाँ से यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे सीधा प्रोसेस। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका जो है, तो देखिए पंप के वर्क को अगर हम दिखाएं, पंप के प्रोसेस को, तो हम 3 से 4 ऐसे जाते हैं सीधा एचएस प्लॉट में इंथैल्पी स्पेसिफिक इंथैल्पी स्पेसिफिक एंट्रोपी के प्लॉट में सीधा आप चले गए।
अगर इसमें इरिवर्सिबिलिटी आई तो क्या हम दिखाएं, इरिवर्सिबिलिटी आएगी तो क्या होगा, एस का वैल्यू इंक्रीज होगा, कर दीजिए 3 से इंक्रीज कर दीजिए। तो देखिए जो मेरा 4 डैश आया, जो मेरा 4 डैश है वो 4 से बड़ा है, देखिए 4 से बड़ा होगा, यानी कि H4 डैश ग्रेटर देन है H4, ये वाला एक्सप्रेशन याद रखिएगा। अब वर्क डन बाय पंप क्या होगा, वर्क डन बाय पंप इस केस में देखिए H4 माइनस H3 होता है वर्क डन बाय पंप, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, H4 माइनस H3। उसके बाद देखिए अब देखिए मेरा H4 डैश जो अब वर्क डन इन एक्चुअल केस बाय पंप क्या होगा, एक्चुअल केस का एक्चुअल केस अगर लेके चले तो H4 डैश माइनस H3 हो जाएगा, H4 डैश माइनस H3 हो जाएगा, ये वाला होगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला और ये वाला देखिए, यहाँ पर H4 डैश जो है इसके मुकाबले बड़ा है, लेकिन H3 तो कांस्टेंट है आपका, H3 तो कांस्टेंट है, बस ये वाला बड़ा हो जा रहा है H4 डैश, देखिए H4 डैश बड़ा हो जा रहा है एक्चुअल केस में, तो मेरा ये वर्क ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे तो ये वर्क ज़्यादा आ जाएगा वर्क डन इन एक्चुअल केस। तो देखिए वर्क डन बाय पंप इन एक्चुअल केस जो होगा वो ज़्यादा आ जाएगा वर्क डन बाय पंप इन आइडियल केस। और देखिए अब वर्क डन बाय पंप नहीं होता, वर्क डन हम देते हैं पंप को हम वर्क देते हैं हमेशा, ठीक है ना, पंप को हमेशा। तो देखिए एक्चुअल रियल आप मान के चले हैं कि आप कम वर्क दे रहे हो, लेकिन एक्चुअली में आप पंप को ज़्यादा वर्क दे रहे हो, याद रखिए। आप मान लीजिए आप मान के चले हो कि हम दे रहे हैं पंप को वर्क 10 किलो जूल वर्क दे रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन इसमें आ गया तो आपको उसी वाटर को मान लीजिए आप 4 ATM प्रेशर बढ़ा रहे हो, मान लीजिए प्रेशर जो डिफरेंस है पंप में क्या करते हो आप, प्रेशर बढ़ाते हो किसी भी वाटर का, लिक्विड का, देखिए यहाँ से लिक्विड का प्रेशराइज करते हो, तो मान लीजिए आप प्रेशर यही सेम मान लीजिए आप 100 ATM तक इंक्रीज कर दिए प्रेशर को, यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर डिफरेंस 100 ATM है, आप एज्यूम करके चल रहे थे कि आपको 10 किलो जूल वर्क देना पड़ेगा, लेकिन आज जैसे ही फ्रिक्शन आया तो आपको देना पड़ सकता है 10 के जगह पर 20 किलो जूल 30 किलो जूल, ऐसे वर्क ज़्यादा हो गया आपका, वर्क अब आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अभी हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बताए थे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला टरबाइन के केस में तो पंप के केस में भी उसी तरह निकालेंगे एफिशिएंसी, पंप का एफिशिएंसी उसी तरह निकालेंगे, जो बड़ा है वर्क डन इन एक्चुअल केस बड़ा है वो, क्योंकि आप वर्क देते हो पंप को, तो वर्क डन इन एक्चुअल केस नीचे लिखेंगे और वर्क डन इन आइडियल केस ऊपर लिखेंगे। देखिए ये सारे न्यूमेरिकल में काम आएंगे आपको, ये वाला एफिशिएंसी वाला याद रखिएगा, क्योंकि कह देगा कि अगर पंप का 80% एफिशिएंसी है मतलब क्या है, वो आइडियली बिहेव नहीं कर रहा है, एक्चुअली बिहेव कर रहा है पंप जो है। तो देखिए तो इससे आपको पता चल गया होगा वर्क डन इन पंप जो आप मान के चले हो बाय वर्क डन इन एक्चुअल केस आया आपका, तो आप पंप की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो, जैसे जैसे आप फ्रिक्शन को कम करोगे वैसे वैसे आपका पंप का एफिशिएंसी बढ़ते जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल केस है वो घटते जाएगा और जो आइडियल है वो तो वही रहेगा, तो ये वैल्यू घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो थोड़ी ही देर में अपलोड हो जाएगी, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।